কথা বলেছি মনে প্রসিদ্ধ মন্দির বুঝতে হবে কোন টিকা আসবে এটা থেকে প্রশ্ন করবে ঠিক আছে আজকে এইটাই থাক এইগুলো থাকছে প্রশ্নগুলো যেগুলো বলছি উত্তর করবি ঠিক আছে আজকে এখানে থাক ठीक है देखो हाँ कहाँ तक हो गया था? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज तक हुआ था। अच्छा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। सर एक प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन बना रहे थे प्रॉब्लम आया। हाँ 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 अच्छा अच्छा तो इसके लिए क्या करो पहले पहले ना आप ग्रुप में आज क्वेश्चन भेज देना ठीक। ओके ओके ग्रुप में क्वेश्चन भेज देना मैं उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा। अभी यहाँ पर बताऊंगा तो फिर क्या होगा टाइम लॉस होगा। ओके ओके ठीक है ग्रुप में भेज देना अगर वो समझ में नहीं आएगा तो कल फिर क्लास है कल क्लास में पूछ लेना बता दूंगा। ओके ठीक है उसके बाद देखो बच्चे mass and mole percentage of an mixture heading देना mass and mole percent of an mixture mass and mole percent of an mixture जैसे मान लो बच्चे कोई एक मिक्सचर है जिसके अंदर मान लो कि दो कंपोनेंट है ये मिक्सचर मान लो कि दो गैस से मिलकर बना हुआ है एक गैस ए है और एक गैस बी है गैस 2 है। इसका जो मोलर मास है ना मोलर मास लिक्विड इसका मोलर मास m1 है और इसका मोलर मास m2 है। ये क्या है मोलर मास इसका मास मान लो कि इसका मास m1 है तो इसका मास m2 है। ये मोल्स है इसका मोल्स मान लो कि n1 है तो इसका मोल्स n2 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं मास परसेंटेज निकालना चाहता हूँ मास परसेंटेज कैसे निकालूंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो क्या करेंगे मास परसेंटेज ऑफ गैस 1 कैसे निकालेंगे दैट इज द मास ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मास इनटू 100। आपको एग्जाम में कितना परसेंटेज आया तो मान लो कि 500 में आपको 500 में आपको 450 आया तो 450 मार्क्स जो आपको ऑब्टेन हुआ अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 दैट विल गिव यू हाउ मच परसेंटेज यू हैव गॉट। इसी तरह अगर मास परसेंटेज ऑफ गैस 1 बात करेंगे तो क्या मास ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल मास इनको क्या करना पड़ेगा बच्चे 100 करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मास परसेंटेज ऑफ गैस 2 कैसे निकालेंगे बताओ m2 by m1 plus m2 into 100%। बिल्कुल बिल्कुल मास ऑफ गैस 2 अपॉन टोटल मास इनटू 100। इसी तरह अगर मैं बच्चे बात करूं कि मोल परसेंटेज ऑफ गैस 2 निकालना चाहता हूं तो क्या करें गैस 1 n1 by n1 plus n2 into 100%। बिल्कुल बिल्कुल मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। जैसे परसेंटेज निकालते हैं कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे n1 अपॉन n1 प्लस n2 इनटू 100
that will give the mole percentage of gas 1. इसी तरह एक टर्म और होता है बच्चे, that one is mole fraction of gas 1. ये क्या होता है बताओ, तो बताओ। N1 by N1 plus N2. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ना बच्चे N1, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज मोल फ्रैक्शंस. मोल फ्रैक्शंस में जब भी 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट विल गिव द मोल परसेंटेज. तो ये ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन दैट इज द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अपॉन टोटल मोल्स. इसी तरह अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस 2 निकालना होता है तो दैट इज N2 अपॉन N1 प्लस N2. तो ये तो सिंपल सी बातें हो गई. ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा. लिख लिए? हाँ सर। हाँ. उसके बाद थोड़ा सा लिख लो, एवरेज मोलर मास ऑफ एन आइसोटोप. एवरेज मोलर मास ऑफ एन आइसोटोप. सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बच्चे, आइसोटोप होते क्या है, बताओ जल्दी से. आप जानते हो ये जरूर ना जरूर, आप नाम सुनाओ. इसका प्रोटॉन सम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर. हाँ। ये ना सेम एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट हो. जैसे एग्जांपल में ये ध्यान रखना बच्चे, हाइड्रोजन का एग्जांपल, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3. बिल्कुल, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, प्रोटियम. जिसको नाम भी ध्यान रखना है, प्रोटियम. Deuterium. हाँ, प्रोटियम. ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं. तो यहाँ पर देख रहे हो एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट मास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, डिफरेंट है. इसी तरह दूसरा एग्जांपल, एक क्लोरीन का ध्यान रखना. 17Cl 35, 17Cl 17 Cl 35 और 17 Cl 35 और 17 Cl 36. 37. ओके. हाँ हाँ सर. हाँ 37. तो ये भी देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो ये भी आइसोटोप्स है. तो आइसोटोप, अभी हमको क्या इंटरेस्टेड है बच्चे, आइसोटोप क्या होता है मैं बता दिया जो नहीं जानते. अब हम इसका एवरेज मोलर मास निकालना चाहते हैं. तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं इसको समझे. इसको लिख लिए होंगे, ये रिवीजन है जो जानते थे. अब यहाँ पर देखे बच्चे, और भी डिफरेंट टर्म्स होता है वो बाद में बताएंगे. जैसे आइसोटोप क्या होता है ये तो यहाँ पर देख लिया. आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो ये सब बाद में बताएंगे. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मैं ये सब चीजें मिलाऊंगा. अब मान लो कि कोई आइसोटोप है बच्चे, आइसोटोप से जनरलाइज करते हैं. ये आइसोटोप है, एक मान लो कि इसका X एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है. देख रहे हो, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इसका परसेंटेज एवेंडेंस है. एवेंडेंस, परसेंटेज एवेंडेंस मतलब क्या, नेचर में वो कितना परसेंट पाया जाता है, दैट इज परसेंटेज एवेंडेंस.
इसका मान लो कि A% है तो इसका B% है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 45% है तो दूसरा 55% होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 100 होना चाहिए। तो ये दोनों एक आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर A1 है, इसका A2 है। इसका परसेंटेज एविडेंस मींस नेचर में ये कितना पाया जाता है, ये A% है, ये B% है। तो यहाँ पर बताओ बच्चे, मास परसेंटेज, अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो क्या होगा, कैसे निकालें? small a into a1 small b into a2 A1 by into A, a plus b। क्योंकि देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बताए थे। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, तो A इंटू A1, यहाँ पर क्या होगा बताओ, B इंटू A2, ये मास हो गया A का मास, ये इस आइसोटोप का मास, ये दूसरा आइसोटोप्स का मास। तो अगर कोई एलिमेंट के लिए देखो बच्चे ध्यान रखना, फॉर एन एलिमेंट या फॉर एन सिंगल सब्सटेंस, वो एक सिंगल सब्सटेंस है, उसका अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास निकालना है तो गिवन मास अपॉन टोटल मोल्स, हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन मास, सिंपली क्या मास अपॉन मोल्स कर देंगे। ये तो सिंपल होता है। अगर मोलर मास निकालना है, देखो सिंगल सब्सटेंस के लिए हम मोलर मास बोलते हैं, बट अगर आइसोटोप्स होगा, कोई एक मिक्सचर होगा, तो हम उसको एवरेज मोलर मास बोलते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोटोप इट इज द मिक्सचर्स ऑफ, ये मिक्सचर्स है दो, ये जो आइसोटोप्स है ना, ये दो का मिक्सचर्स है। इसी सर तरह वो तीन मोलार मास इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा? क्या 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 वो मोलार मोलर मास मास, मोलार मास मोलर मास इज इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स। देखो ना, मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास दैट वन इज मास अपॉन मोल्स। ओके। हाँ हाँ। हाँ, तो ये मोलर मास निकालते हैं एक सिंगल सब्सटेंस का बच्चे, एक सिंगल सब्सटेंस का, सिंगल सब्सटेंस का हम अगर मोलर मास निकालना है तो मास में मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे मिक्सचर की बात आ जाती है, फॉर एंड मिक्सचर, मिक्सचर हो बच्चे, आइसोटोप हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मिक्सचर में भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, आइसोटोप में भी एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो अगर मिक्सचर का मोलर मास निकालना है बच्चे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, या हमको क्या बोलेंगे बच्चे, एम एवरेज। ये क्या, यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लिखेगा निकलेगा, दैट इज द टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। क्या चीज, टोटल मास, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही सेम है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। सिंगल सब्सटेंस था तो एक ही सब्सटेंस का मास अपॉन मोल्स किया, अगर मिक्सचर है तो टोटल मोल्स निकाल लीजिए और सॉरी टोटल मास निकाल लीजिए और टोटल मोल्स से डिवाइड कीजिए। जैसे इस केस में बताओ, इस केस में एवरेज मोलर मास क्या होगा बच्चे बताओ? a1 प्लस a1 a टोटल प्लस। मास कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास निकल जाएगा, हाँ हाँ। दैट इज A1A प्लस b a2 A2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा बच्चे, ये परसेंटेज एवेंडेंस क्या है, ये मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ये परसेंटेज एवेंडेंस और ब्रैकेट में मोल परसेंटेज भी लिख लिया आप। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा बच्चे, दैट वन इज a A प्लस प्लस b। B। हाँ, तो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालने के लिए इतना दिमाग में ध्यान रखना है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करना है।
जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चे, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। ये क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। क्लोरीन का अभी देखा आप, दो आइसोटॉप होता है, एक क्लोरीन 35 वाला और एक क्लोरीन 37 वाला। इसका परसेंटेज एविडेंस ध्यान रखिए दे 17 रहा हूं। नहीं होगा सर, 15 होगा। इसका परसेंटेज एविडेंस होता है 75% और ये होता है कितना, रिमेनिंग 25। चलो, तो अभी क्या करना है आपको, एवरेज मोलर मास निकालना है। इस क्लोरीन का एवरेज मोलर मास निकाले, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करके। निकाल कर बताओ, इसका मास निकाल देता हूं। ये मास इसका निकालना है तो क्या, मोलर मास 35.5। हाँ 35.5 ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 75, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 37। ये परसेंटेज एविडेंस मोल परसेंटेज को भी रिफर करता है बच्चे, ध्यान रखना है। तो टोटल मास अपन टोटल मोल्स कर ले। अगर एम एवरेज निकालना है बच्चे तो क्या करना, टोटल मास अपन टोटल मोल्स। तो सबका 35.5 ही आया क्या, या किसी का डिफरेंट आया कुछ? नहीं सर 35.5। 35.5 आएगा, बिल्कुल सही है। और हम लोग जानते ही हैं, अगर आपको याद हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर कितना होता है बच्चे, 35.5। 35.5। अगर किसी एलिमेंट का एवरेज, हाँ, अगर किसी एलिमेंट का एवरेज मोलर मास आ रहा है, फ्रैक्शंस में मोलर मास आ रहा है बच्चे, तो हमेशा वो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। क्या मैं बोला समझा? अगर कोई एलिमेंट ऐसा, अब ये दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना, मैं बोला हूं कि अगर कोई एलिमेंट का फ्रैक्शंस में अगर उसका मास नंबर है तो जरूर उसका आइसोटोपिक फॉर्म होगा। बट ये मत बोलना कि अगर अब मान लो कि जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का जो, या चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास नंबर 16 होता है। बट ऑक्सीजन का भी 2 आइसोटोप होता है, मतलब इसका मास नंबर 16 है, तो बोलोगे कि सर ये तो 16 है, ये तो फ्रैक्शंस नहीं है, ये तो डेसिमल नहीं है। तो बट इसका भी आइसोटोपिक फॉर्म होता है। मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चे कि अगर किसी एलिमेंट का अगर एवरेज एटॉमिक अगर इसका फ्रैक्शंस में एटॉमिक नंबर है, अगर फ्रैक्शंस में मास नंबर है, तो जरूर उस एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म होगा, ये 100% श्योर है। बट अगर उसका, अगर यहाँ पर अगर ये इंटीग्रल फॉर्म में है तो उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर फ्रैक्शंस फॉर्म में है तो जरूर होगा। ये चीज समझ रहा है बच्चे? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। ये तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, इसका यूनिट भी लिख लेना, दैट वन इज ग्राम पर मोल। मोलर मास है ना बच्चे, मोलर मास का यूनिट हम जानते हैं, दैट इज ग्राम पर मोल। क्वेश्चन लिखो बच्चे। लिखो, बोरॉन एग्जिस्ट in nature. Boron exists in nature. Boron exists in the nature in the form of B10 and B11. B10 and B11. B10 and B11. If the
average molar mass, if the average molar mass of boron is 10.8 gram per mole, then calculate the वो कितना लिखा है? बोरोन इज 10.8 10.8 gram per mole. Then calculate the mole percentage of B10 and B11. क्वेश्चन लिख लिए या फिर से रिपीट करूं मैं? क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चे? हाँ सर लिख लिए। लिख लिया तो बनाओ, एक बार ट्राई करो। सर बोलू 25% and 75%. 20% and 80%. B10 হচ্ছে 20%, B11 হচ্ছে 80%। सर B11 80% and B10 20%. हाँ किन्हीं का हुआ बच्चे? हाँ सर। B10 20%, B10 B11 B10 20%, 20%, B8 80%. हाँ, एक का 20% और एक का 80%। B10 का 20%, B11 का 80%। बिल्कुल, गुड। अगर इतना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा करते, कोई टफ नहीं है बच्चे। देखो क्या करना है, कुछ यहाँ पर लिख रहा हूं कि हम जानते हैं कि बोरॉन का 2 आइसोटोप होता है। एक होता है B10 और एक है आपका B11। एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं, 5 होता है इसका। मान लेते हैं परसेंटेज एवेंडेंस, एक का मान लेते हैं X% है, तो दूसरा का 100 माइनस X%, क्योंकि दोनों का सम ये बोल दिया कि बोरॉन का ओनली 2 आइसोटॉप्स होता है, एक B10 और एक B11। तो अगर ये X% है तो ये दूसरा 100 माइनस X होगा। अगर ये 30% है तो दूसरा 70% होगा। तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस X करके। तो अगर यहाँ पर देखो, इसका मास निकाल लेते हैं। मास दैट वन इज 10x और इसका कितना हो जाएगा? 100 माइनस X इंटू 11। ये मास हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? अगर m एवरेज निकालना चाहते हो, दैट वन इज 10.8 गिवन इन द क्वेश्चंस। ये कितना हो जाएगा? 10x और ये भी ऐड कर दो, कितना? 1100 माइनस 11x अपॉन कितना? अपॉन 100। क्योंकि इनका सम तो 100 ही होगा ना बच्चे। क्या करोगे? x प्लस 100 माइनस x दैट विल बी 100। अब ये कैलकुलेट करो, इसको इधर भेजो। ये कितना हो जाएगा? 10.8 1080 यानी 180 1080 दैट इज इक्वल टू ये माइनस x प्लस 1100। तो ये इसको इधर लाओ तो इधर माइनस आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 20।
मतलब ये अगर 20% है तो दूसरा 80% होगा। 100 - 20 दैट विल बी 80%। ओके, चलो तो ये समझ गया। हाँ सर। हाँ। अब एक और क्वेश्चन है बच्चे, इसको लिख लिए, मैं मिटा रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन है बच्चे, ये जो एयर है, एयर आपको पता है एयर इज ए मिक्सचर, एयर इज ए मिक्सचर। मेनली एयर के अंदर बच्चे क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होता है। मेनली मान लेता हूँ इसके अंदर और भी डिफरेंट होता है, बट मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मान लो इसका परसेंटेज एविडेंस बच्चे, इसका परसेंटेज एविडेंस है, इसका हमको पता है कि अप्रोक्स 80% ये होता है और ये अप्रोक्स 20% होता है, मान लेता हूं। तो अभी यहां पर बताओ बच्चे कि नाइट्रोजन एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, आपको पता है 80%। तो इसका एवरेज मोलर मास निकालो, एवरेज मोलर मास दैट इज द मोलर मास ऑफ, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। और ये याद भी रखना है बच्चे, क्या करना है, टोटल मास अपॉन 14 टोटल into मोल। 80, क्या 14 into 80 20, नहीं सर, 14 into 80। हाँ ये तो इसका मोलर मास हम जानते हैं कितना होता है बच्चे, दैट वन इज 28 हो जाएगा। हाँ इसका मोलर मास तो पता है ना हम, क्योंकि हाँ। हमको मास परसेंटेज मास निकालना पड़ेगा बच्चे। मास कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं मास इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो अगर मुझे मास निकालना है बच्चे तो मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो मोल है इनडायरेक्टली। मास कैसे निकालेंगे, 80 इंटू, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चे, 28, नाइट्रोजन का बताए थे 14 होता है, तो N2 है ना, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 28. ऑक्सीजन O2 फॉर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 28। इसी तरह इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 20 into 32 32। अब ये by निकाल लो, बताओ मुझे। और टोटल सम कितना हो जाएगा 100। ये कितना आता है बताओ मुझे, और ये याद भी रखना है। किन किन का इतना आ रहा है, 28.8 ग्राम पर 8. मोल। 28.8. हाँ तो ये ध्यान रखना बच्चे कि एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, ये याद रखना, इतना निकालेंगे नहीं यार बार, क्या होता है 28.8 ग्राम पर मोल। तो ये सर्कल हो गया, इसको रिमेम्बर करना है। हो गया, हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो एक और, लिखो कैलकुलेट 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 एम एवरेज of an mixture of an mixture of a mixture containing SO2 and O2 SO2 and O2 SO2 and O2 in 2:1 molar ratio 2:1 molar ratio. Calculate the average molar mass of a mixture containing SO2 and O2 gas in 2:1 molar ratio. In 2:1 molar ratio. कैलकुलेट करके बताओ बच्चे।
32 हम्म 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम, रुक जाओ चेक कर लेते। थर्टी टू ग्राम पर मोल, नहीं सर, नहीं सर, 160 अपॉन 30, नहीं सर, 53.33 53.33 53.33, हाँ 53 पॉइंट कुछ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चे, अगर ये आप इतना सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं आप। और ट्राई करो, रिमेनिंग ट्राई करो बच्चे। 53.33 यहाँ पर ग्राम पर हाँ 53 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो बच्चे, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए, 53.2 हाँ 53 पॉइंट समथिंग। देखो बच्चे क्या करना है, हम जानते हैं कि एक मिक्सचर है, इस तरह का डायग्राम बनाया है। मिक्सचर है जो कि क्या हम जानते हैं, दैट इज कंटेनिंग SO2 एंड O2 गैस, और इसका मोलर रेशियो दिया हुआ है। मोलर रेशियो दैट इज 2:1, यही है ना दिया हुआ, मोलर रेशियो दिया हुआ 2:1 दिया हुआ। अब हमको क्या करना है बच्चे, मास निकालना है, क्योंकि हम मोलर मास का एक ही फॉर्मूला होता है। मोलर मास निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो मास कैसे निकाले, SO2 का मोलर मास पता है कितना होता है, 64 होता है। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 है मींस 32 प्लस 32, इसका 64 होता है बच्चे, इसका O2 का 32 लिख दिया यहाँ पे। तो अगर मास निकालना है तो क्या, ये यही फॉर्मूला होता है, मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मास निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मास तो हम जानते हैं बच्चे, सॉरी मोल्स तो जानते हैं 2 है, और मोलर मास कितना है 64। तो 64 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 32। तो एम एवरेज निकालने के लिए टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स दैट इज 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 160/3 ग्राम पर। चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ एन मिक्सचर, calculate m average of a mixture containing O3 and O2, in 2:1 mass ratio, containing O3 and O2 in 2:1 मास रेशियो। पिछला वाला क्वेश्चन मोल्स रेशियो था और ये मास रेशियो है। तो सबसे पहले आप बच्चे क्या करेंगे ना, मास रेशियो से मोल्स रेशियो निकालेंगे। मास रेशियो से मोल्स रेशियो ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो और बताओ। तो मास कंपनी होता है क्या
सर मास रेशियो से मोल रेशियो कैसे निकाले? आप क्या करो ना, जो मास रेशियो दिया हुआ है ना 2/O3 का मोलर मास, इसी तरह 1/O2 का मोलर मास, और उसको सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव द मोल रेशियो। फोर इज टू थ्री। हाँ 4:3, गुड। अब तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करके बताओ जल्दी सा। क्या 1 gram per mole. 41.14। 1 gram per mole. 288/7। सर 288 ये by यहाँ 7। पर तो मुझे लिखा हुआ है 28.8 लिखा हुआ है बच्चे, देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, मे भी मेरा भी गलती हो सकता है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार। चलो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर फोकस। सर 288/7 निकला। अच्छा तो उसको फ्रैक्शन में बदल, उसको डेसिमल में बदल दीजिए। चलो हम 41.4. जानते हैं नीचे O2, O3 एंड O2, यहाँ पर मास रेशियो दिया हुआ है बच्चे, दैट 1:2:1। तो सबसे पहले मोल रेशियो निकालेंगे, कैसे? 2/O3 का मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 48, और ये क्या होगा 1/32, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 32 और ये 3, ये कितना हो जाएगा, और भी सिंप्लीफाई होगा, दैट इज 4/3। मतलब O3 का मोलर मास, मोलर रेशियो 4:3 है, O3 और O2 का मोलर रेशियो 4:3 है। अब क्या हो गया, अब निकालिए, एम एवरेज निकालना है, टोटल मास अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, दैट 1 इज 4 into 48 प्लस 32 into 3/7। अब ये सिंप्लीफाई किए, देखो अगर 50 होता तो ये कितना होता, 200 होता, बट 200 यहाँ पर आपने क्या कितना एक्स्ट्रा ले लिया, कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 8 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 200 में 8 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दैट 192। और इसी तरह ये यहाँ पर देखिए 32, ये तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा 6, और ये 9, ये कितना जाएगा 288/7, 41.43। 41 पॉइंट समथिंग होगा, 41 पॉइंट समथिंग 14, चलो 41.14 ग्राम पर मोल, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूँ, दैट वन इज वेपर डेंसिटी। सर हाँ सर वो मास रेशियो से मोल रेशियो, वो उसका एक कुछ ये तरीका है, वो तरीका होता है मास रेशियो से मोल रेशियो निकालने का। मास रेशियो से मोल रेशियो निकालने का तरीका ऐसे ही है बच्चे, कोई इसका मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं है, यही अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। मोल रेशियो डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, अगर मास रेशियो दिया तो पहले मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके ठीक है। यहाँ पर लिखे बच्चे वेपर डेंसिटी,
क्या होता है वेपर डेंसिटी पता है? कुछ फॉर्मूला भी याद हो वेपर डेंसिटी का? सर m समान 2d। इतना तो सुना होगा वेपर डेंसिटी, इतना वेपर डेंसिटी अगर पढ़े होंगे तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, इतना तो सुना होगा। हाँ चलो पहले इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, लिखना इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एन गैस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, it is the ratio of density of gas with respect to density of hydrogen, ब्रैकेट में लाइटेस्ट गैस लिख लेना, लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस होता है। क्या मैं बोला फिर से सुन ले एक बार। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of hydrogen, bracket में lightest gas, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। देख लिया बच्चे? हाँ सर। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो यही बोला गया वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चे? वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये सब क्या होना चाहिए? सेम टेम्परेचर प्रेशर पर मेजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बोला गया। वो जो टेक्निकल भाषा था इसको हम मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखें बच्चे, ये चीज हम सीख चुके हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ आपको। ये चीज भी जानते हैं बच्चे पी। अब ये मोल्स को हम बच्चे हम लिखते हैं दैट इज वेट अपॉन मोलर मास, लिख सकते हैं। ये मोल्स को लिखने का अधिकार है हम, और ये आर है और ये पी है। अभी हम क्या करते हैं, एम को इधर लेकर आते हैं और ये क्या है, इसको वी को इधर लेकर आते हैं। और आपको ये पता होगा ये क्या बन गया बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है सर? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी होता है, जिसको रो लिखूंगा, और आरटी। तो ये भी ध्यान रखना, पीएम इज इक्वल टू रो आरटी होता है बच्चे। और यहाँ पर एम क्या है बच्चे? ये भी दैट इज मोलर मास, मोलर मास। और ये रो क्या है बच्चे? डेंसिटी। यही अननोन है। और पी तो प्रेशर ऑफ गैस जानते ही हो, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से बताओ बच्चे, यहाँ से अगर डेंसिटी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पीएम अपॉन आरटी करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। हाँ, चलो अगर ये इतना लिख लिए तो अब हम सब जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस, वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चे? दैट इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, एनी गैस दैट इज पीएम, गैस लिख देता हूं, अपॉन आरटी। ये एनी गैस का निकल गया डेंसिटी, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चे? 2 होता है, 2 अपॉन आरटी। सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए बच्चे, आर तो सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे। क्या बचेगा बच्चे? दैट इज एम गैस बाई 2। तो ये ध्यान रखना है, वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चे? दैट वन इज एम गैस अपॉन 2।
चलो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ ध्यान रखना बच्चे, फॉर ए सिंगल सब्सटेंस m gas, molar mass of gas, that will be क्या, vapor density into 2, और for a mixture, अगर मिक्सचर होगा तो भी हम क्या करेंगे, m एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चे, that will be vapor density of mixture into 2। तो ये दोनों लिख ले। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे बच्चे, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन। सर प्लीज 1 सेकंड प्लीज। हाँ पहले लिख लो इसको। हाँ सर हो गया। हाँ लिखो, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ एन मिक्सचर, ऑफ एन मिक्सचर, ऑफ एन मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ SO2 and SO3, SO3 if vapor density is 36, vapor density is 36, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी 36 है, तो आपको क्या निकालना है, मोलर कंपोजिशन निकालना है कि SO2 का कितना परसेंट होगा और SO3 का कितना परसेंट होगा। ट्राई कीजिए एक बार। अच्छा ये बताओ m एवरेज कितना होगा, एवरेज मोलर मास कितना होगा बताओ। 100 72 हाँ 72 बिल्कुल सही, 36 into 2 that will be 72। m एवरेज का वैल्यू 72 दिया हुआ है, तो आपको अभी क्या निकालना है, मोलर कंपोजिशन निकालना है। तो एक का x% मान ले और दूसरा का 100 - x मान ले। सर 50% बिल्कुल गुड गुड, 50% आएगा, 100% सही है बच्चे। ये में एवरेज निकालने के बाद तो एक प्रॉब्लम आपने हाँ। अभी कराया। बिल्कुल 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 ये, और ऐसे भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अगर m एवरेज देखो 50% निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बट आगे से ये अभी ध्यान रखना क्या चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको समझो। देखो बच्चे क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर क्या चीज से बना हुआ है, SO2 और SO3 से बना हुआ है, और ये भी दे दिया है इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दैट इज 72 ग्राम पर मोल। ये निकाल लिया, वेपर डेंसिटी दिया हुआ था तो 2 मल्टीप्लाई करके एवरेज मोलर मास निकाल लिया। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, इसका मोलर मास कितना होता है, सॉरी इसका मोलर मास SO2 कितना होता है, दैट वन इज कितना 32 + 32 दैट वन इज 64। इसका कितना होता है 32 प्लस और 48 कितना हो जाएगा 0, और ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, आप शॉर्टकट में
जैसे बचपन में मैथ्स पढ़ते होंगे तो एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज, अगर मान लो कि एक ए पर्सन है, उसका मान लो कि दोनों क्रिकेट खेल को रहा है, ऐड क्रिकेट, करके दो से हाँ ऐड करके, डिवाइड कर दे। अगर दो पर्सन है ए और बी है, ए का मान लो कि क्रिकेट खेल रहा है और ये 10 रन बनाया है और ये 12 रन बनाया है, तो एवरेज कैसे निकालते थे? दैट इज 10 प्लस 10 plus 12/2. 12/2 करते थे। हाँ, एवरेज निकालने का तरीका है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चे, एवरेज निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका से एवरेज निकालेंगे। अगर शॉर्टकट तरीका से एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा और ये जो क्वेश्चंस में वैल्यू दिया हुआ है, अगर दोनों सेम आता है तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों 50-50% प्रेजेंट होगा। क्या मैं बोला बच्चे? अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालू, एम एवरेज निकालू शॉर्टकट तरीका से, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 64 प्लस 80/2 होगा ना? हाँ, ये कितना आएगा बताओ? 8 72 14 दैट इज 70। 140। ये 72 देख रहा है, इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आप कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। क्या सोचना है कि मोलर परसेंटेज जान गए बच्चे कि मोलर परसेंटेज ये भी 50% और ये भी 50%, समझा? आप तो फॉर्मूला पूरा लगाकर देखा ना, उससे तो भी 50% ही आया। तो आपसे ध्यान रखना, शॉर्टकट से निकालेंगे। अगर ये 72 और क्वेश्चंस में भी अगर 72 ही अगर दिया हुआ है तो जरूर ये 50-50% होगा। मतलब अगर मोलर रेशियो की बात करें बच्चे, मोलर रेशियो की बात करें तो 1:1 होगा, समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये बात दिमाग में बैठा लेना आपसे। अगर सर नहीं होता तो फिर से तो मुझे वो कैलकुलेशन अगर करके नहीं ही होता, निकालना। हाँ नहीं होता तो वही बच्चे कि ये x मान लेते, दूसरा को 100 माइनस x मान लेते। वो तो हाँ सर, नेचुरल, ठीक। वो तो आपका उससे तो रिजल्ट आएगा ही, उसी से तो ये मतलब एक तरह से शॉर्टकट बता दिया। ओके, अगर ठीक। नहीं होता तो जो जैसे सॉल्व किए, इसको x मानेंगे, दूसरा को 100 माइनस x मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। समझा ये चीज? हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को बच्चे एक तरह का और क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है बच्चे, कोई एक मिक्सचर्स में मास परसेंटेज निकालना है, तो ये ध्यान रखना, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द मिक्सचर, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, और मिक्सचर अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर इनटू 100। फिर से मैं बोल देता हूं, आप लिखें, मास ऑफ दैट Hello sir. अपॉन Hello. टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर। हाँ हाँ Hello sir. हाँ, बोलो बोलो बोलो। Hello. हाँ बोलो बच्चे, सुन रहा हूं मैं। दिक्कत आ गया क्या? सर वीडियो आवाज नहीं आ रहा है। हेलो।
हाँ कुछ बोल रहे थे बच्चे? कोई बोल रहा था कुछ? क्या ये लिख लिया? हाँ सर। हाँ, तो मास परसेंटेज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड और मिक्सचर अपॉन, और एक बार कीजिए सर। हाँ एक बार बताए थे बच्चे, क्या क्या बोलना चाह रहे हो बताओ मुझे थोड़ा। सर परसेंटेज मास इज इक्वल्स टू, वो एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, मास परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, देखो मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound of or या mixture upon total mass of compound। एग्जाम्पल देता हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम्पल से समझो। लिख लिया ना आप? हाँ सर। हाँ सर। इंक भर ले। देखो जैसे अगर बच्चे मान लो कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर निकालना है, तो अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बच्चे, तो इस पानी में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। मास कितना है हाइड्रोजन का? हम 2। जानते हैं ना बच्चे कि मोलर मास कितना होता है? 1 होता है। हाँ। तो हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हो गया? तो हम बोलेंगे 2 into 1। समझा? हाँ। This is the mass of hydrogen in H2O upon what is the total mass of mixture, total mass of 18। this compound, water compound कितना होगा? 18। बिल्कुल, into 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जो भी देखो कैलकुलेट करके देखो, ये 9, that is 100 upon 9 पर। इसी तरह अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता तो किस कैसे निकालते हैं? Mass of oxygen in water by total mass of water। वाटर ऐसे निकालते हैं, यही हो जाता 16 upon 18 into 100। वही बताना चाह रहा था। जैसे अगर ये रहता बच्चे परसेंटेज ऑफ वाटर इन फेरस सल्फेट .2 वाटर। अब इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ वाटर बताओ बच्चे। इस पूरे मिक्सचर्स में, इस पूरे कंपाउंड्स में ये एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर बताओ। तो इसमें वाटर कितना है? 36 ग्राम। हाँ, दैट इज 2 into 18, बिल्कुल गुड, 36 ग्राम।
अपॉन इसका मोलर मास। तो आयरन का ध्यान रखना, आयरन का कितना होता है? 56 होता है, 56। आयरन का 56 होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास नंबर 56 होता है। और सल्फर का तो पता ही है, सल्फर का कितना होता है? दैट वन इज 32। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ टोटल। ये टोटल पूरा टोटल लोगे तो ये 188 आएगा। क्या 188 आ रहा है? अब चेक करो पहले। तो देखो ये वाटर का तो हमको पता है कि 36 होगा, प्लस 56 प्लस 32 188 सर, 188। 1 और ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन में 16 चौक 64 ऐड करो 188 आएगा हाँ और सर। इंटू 100 तो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज 36 अपॉन 188 इंटू 100। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे। इंसुलिन 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 इंसुलिन, ये इंसुलिन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता नहीं, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, जो बायोलॉजी पढ़ता है जानता है फॉर्मूला इंसुलिन का? नहीं सर। चलो नहीं, हमको भी पता नहीं है। चलो इंसुलिन क्वेश्चन लिखो। इंसुलिन इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर, 3.2% सल्फर बाई मास कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास। कैलकुलेट द, ये टर्म ध्यान रखना, मिनिमम। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मोलर मास। इस क्वेश्चन को बनाने में मिनिमम टर्म का बहुत ज्यादा रोल है। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास। सर हाँ सर, ओ इंसुलिन कंटेन्स 32% of sulfur. 3.2% सल्फर बाई मास। ये क्या है? 3.2% बाई मास। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ट्राई कीजिए एक बार। बट एक चीज इतना बता सकते हैं बच्चे कि इंसुलिन के अंदर सल्फर होगा, ये जरूर। और कुछ होता है पता नहीं मुझे, बट ये पता है कि इंसुलिन के अंदर सल्फर है। अच्छा एक चीज ये बताओ, मिनिमम मोलर मास होने के लिए उस इंसुलिन में सल्फर कितना होगा? मिनिमम मोलर मास हो 32%. देखो एक चीज समझो बच्चे कि 3.2%. मिनिमम मोलर मास, सल्फर का नंबर जितना कम होगा उतना ही कम उसका मोलर मास होगा। इंसुलिन का मोलर मास, ये समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ हाँ, सल्फर का जितना नंबर कम होगा, सल्फर का नंबर बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा। हाँ सर। सल्फर का नंबर बढ़ना मतलब मोलर मास बढ़ना। और ये क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन पूछता है। तो मिनिमम का मतलब होता है बच्चे, मिनिमम का मतलब होता है उस इंसुलिन में सल्फर कम से कम होगा। अब ये सल्फर कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम एक ही हो सकता है। 1. समझे बच्चे? ये मिनिमम का मतलब होता है कि सल्फर, इस क्वेश्चन में सल्फर इन इंसुलिन कितना होगा? 1 होगा। एक ही सल्फर होगा, एक से ज्यादा होगा तो मिनिमम मोलर मास मेंटेन नहीं होगा। समझ रहा बच्चे? इसलिए मैं बोला कि प्लीज फिर कंटिन्यू। हाँ फिर से एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे देखो ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन का क्या होता है फॉर्मूला पता नहीं बच्चे। इंसुलिन के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है, ये सल्फर है। इंसुलिन एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसके अंदर ये इतना हमको पता है कि सल्फर है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इस इंसुलिन के अंदर सल्फर है।
अब ये मान लो कि सल्फर, ये सल्फर का x, मान लो कि x यहाँ पर नंबर है। अगर मान लो कि आपको अगर मिनिमम मोलर मास बनाना है, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, देखो अगर यहाँ पर सल्फर मान लो कि 10 हुआ, एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर 10 है और एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर 1 है, तो मिनिमम जब मोलर मास निकालेंगे बच्चे तो इसको हम काउंट करेंगे ना 32 into 1। जैसे हम वाटर का मोलर मास निकालते हैं तो क्या करते हैं, निकालते हैं दैट इज 2 into 1 plus 16 that will be 18 ग्राम पर मोल आता है ना। हाँ सर। अगर मैं ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा दूं इंक्रीज कर दूं तो मोलर मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। पहले मोलर मास 18 था, ये वाटर में पहले मोलर मास 18 था। अब अगर हम ऑक्सीजन बढ़ा दिए इसमें तो क्या होगा, 18 plus 16 मोलर मास बढ़ जाएगा। हाँ, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में बच्चे मिनिमम मोलर मास बोला है, तो मिनिमम मोलर मास में हम ये बोल सकते हैं कि सल्फर का मिनिमम नंबर होगा, सल्फर का मिनिमम नंबर होगा तभी मिनिमम मोलर मास होगा। समझ रहा है ये चीज? हाँ समझ गया। हाँ, जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाने से मोलर मास बढ़ता है, तो अगर सल्फर में, इंसुलिन में सल्फर का नंबर बढ़ाएंगे तो मोलर मास बढ़ेगा और कम करेंगे तो मोलर मास कम होगा। अब समझ में आ रहा है सबको? बताओ। हाँ सर। ये दिमाग में पहले समझ में आया कि मिनिमम मोलर मास का मतलब होता है कि सल्फर उस इंसुलिन में कम से कम होगा, ज्यादा होगा तो मोलर मास बढ़ेगा। चलो ये अगर समझ गया तो क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं है अब कि मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या, उस इंसुलिन में सल्फर मिनिमम है 1 है। मिनिमम मोलर मास का मतलब होता है इंसुलिन की सल्फर 1 होगा। चलो अब हो गया कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, सल्फर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सल्फर इंसुलिन अपॉन टोटल मोलर मास इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये बताओ, ये कितना हो जाएगा, 1 into 32 बोल सकते हैं ना बच्चे, टोटल मास ऑफ सल्फर इन इंसुलिन अपॉन मोलर मास मिनिमम मोलर मास ऑफ सल्फर, सॉरी इंसुलिन इनटू 100। और ये क्वेश्चन में तो दे दिया है, इंसुलिन में परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना बताओ, 3.2। अब ये मिनिमम मोलर मास का वैल्यू निकाले कितना आता है बताओ मुझे। ये एग्जाम जैसे नीट एग्जाम्स में ये सब पूछा जा चुका है, नीट हो जेई हो सब में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल कर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो 1000 1000 कंफर्म बोल। बिल्कुल 1000 बिल्कुल सही है। 1000। हाँ, मीन्स अगर इंसुलिन का मोलर मास 1000 होगा तभी उसके अंदर मिनिमम सल्फर 1 होगा, तभी ये मोलर मास 1000 होगा। अगर हम सल्फर का नंबर बढ़ा दे 2 कर दे तो मोलर मास भी चेंज हो जाएगा, तब ये मिनिमम मोलर मास नहीं कहलाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो बच्चे, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, an oxide of iron contain 40% oxygen by mass. Calculate the number of oxygen atom in it. Calculate the number of oxygen atom present in it.
प्रेजेंट इन इट। ये भी दे दिया क्वेश्चन कि मोलर मास, वो कंपाउंड का मोलर मास 160 है। ये क्वेश्चन में दे दिया बच्चे कि मोलर मास जो उस कंपाउंड का, आयरन का कंपाउंड है, दैट इज 160। नाउ टेल मी उस आयरन का कंपाउंड्स में, ऑक्साइड्स में, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? सॉल्व इट। फोर। फोर, गुड, फोर। वो फॉर्मूला बताया वही लगाओ, 40% ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू x इंटू 16 अपॉन 160 इंटू 100। हाँ सर 4 ही होगा। हाँ 4 आएगा, बिल्कुल 4 ही आएगा। ऐसे भी देखो, ये 56 प्लस 4 इंटू 16, ये 160 आता है क्या? हाँ सर। तो ऐसे ही x का वैल्यू 4 रखेंगे तभी 160 पॉसिबल हो सकता है। सर सबसे बन गया। फोर हाँ, मोल एटम नहीं होगा? 4 मोल 4 ऑक्सीजन एटम, एटम। 4 ऑक्सीजन एटम्स। बट वो तो 4 मोल के जितना होता है ना, Fe। ऑक्सीजन एटम नंबर पूछा है बच्चे, नंबर। तो ये नंबर बताओगे, उसमें वो मत कर देना, उसमें Na से मल्टीप्लाई मत कर देना, कि हमेशा कंपाउंड्स में जो एटम्स होता है ना, हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। हाँ ठीक है। समझे बच्चे? सिंपल हाँ। रेशियो में होता है। हाँ सर। अगर जिनसे नहीं बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए। एक ऑक्साइड ऑफ आयरन है, इसके अंदर ये बता दिया गया है कि इसमें 40% ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाई मास है, ये बता दिया। तो हम जानते हैं कि 40% ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? दैट इज 16 इंटू एक्स अपॉन 160 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू 4 आएगा। मतलब इस ऑक्साइड ऑफ आयरन में ऑक्सीजन का नंबर 4 है। ओके, उसके बाद लिखिए, उसके बाद हेडिंग दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फिर से मत। हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हेडिंग दे दो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, ये सब भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला लिखो इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें यही ध्यान रखिएगा, मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसमें लिख लीजिए बच्चे कि मास रिमेन कंजर्व, लिख लो इसमें, मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये बोलना चाहते हैं बच्चे कि मास ऑफ रिएक्टेंट
इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमेशा सेम रहे। कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास होगा। यहाँ पर नोट में ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना बच्चे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, तो ये नोट में लिख लो ये चीज अभी से। दिस लॉ इज not applicable for nuclear reaction, not applicable for nuclear reactions as some mass may get converted into energy, some mass may gets converted into energy। लिख लिया? तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सम मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो इतना ही ध्यान रखना। फिर उसके बाद सेकंड लॉ आ जाओ बच्चे, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनाइट या ब्रैकेट में फिक्स लिख लेना, लॉ ऑफ डेफिनाइट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट या ब्रैकेट में फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। इसमें लिखो एलिमेंट कंबाइन इन द simple ratio of their mass, element combine in the simple ratio of their mass to form compound and ratio remain constant irrespective of the source of preparations, Yes, sir. irrespective of the source of preparations, ratio remain constant irrespective of the source of preparations। चलो Source of? लिख लिया? Yes, sir. सोर्स ऑफ प्रिपरेशंस तैयारी। हाँ सर, ठीक है। प्रिपरेशंस, क्या मैं बोलना चाहता हूं इसको समझो। देखो बच्चे, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये वाटर है, तो वाटर में अगर मास रेशियो देखूं तो क्या होगा बच्चे, जानते हैं 2:16 का होगा ना? हाँ सर। हाइड्रोजन का मास टोटल 2 है और हाँ। ऑक्सीजन का 16 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, दैट विल बी 1:8 होगा ना? 1:8। मतलब ये बोला गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस कि वाटर के अंदर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:8 होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये 1:8 बाई मास ही रहेगा। चाहे आप इसको कोई तरीका से बनाओ, चाहे आप इसको इंडिया में बनाओ, चाहे आप इसको अमेरिका में बनाओ, चाहे आप इसको लंदन में बनाओ, अगर वाटर है तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहना कंपलसरी है। चाहे आप इस वाटर को डायरेक्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाओ, चाहे आप इस हाइड्रोजन को मीथेन का कंबशन कर बनाओ, वाटर को कोई भी तरीका से बनाओ, देयर आर इनफाइनाइट मेथड टू मेक वाटर, बट अगर वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स है, दैट इज 1:8। क्या ये लॉ समझ में आया? बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन? 12:32। सिंपलेस्ट रेशियो। थ्री इज टू एट। 3:8, बिल्कुल 3:8। तो CO2 के अंदर अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो 3:8 ही होगा, तभी हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट लॉ लिखे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ, सर बायोलॉजी क्लास है। हाँ अब ये छोड़ दो, मल्टीपल हेडिंग तो लिख लो ताकि मुझे अगले क्लास में पता रहे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। আসুন। हाँ बाबू Excuse me.